Welcome to Adhikari Core. For the 72nd BPSC, we bring you the complete test series featuring top institutes with full explanation. Boost your preparation and succeed. टू अधिकारी कोर। और जैसा कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको परफेक्शन आइज का टेस्ट सीरीज में करवा रहा था, उसका टेस्ट सीरीज का पार्ट 1 मैंने पूरा कर दिया था, जिसमें लगभग 85 क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया था। ठीक है, आज मैं 85 के बाद से लगभग 140 तक क्वेश्चन मैं पूरा करूँगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी का मैं सोच रहा हूँ, जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, जो भी विद्यार्थी होंगे वो अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे होंगे, क्योंकि इस बार 72nd बीपीएससी में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। और मैं तो इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानता हूँ, जो विद्यार्थी बैठ के पढ़ रहे हैं, कि ऐसा मौका शायद ही मिलता है जो 70 और 71 और 72 में दिया है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए विद्यार्थी को हमेशा ये प्रैक्टिस सेट मारते रहना चाहिए, लगाते रहना चाहिए। सप्ताह में कम से कम 7 तो पूरा कर लो कम से कम। उसमें करंट अफेयर्स के हिस्से को, बार बार मैं कहता हूँ, करंट अफेयर्स के हिस्से को पूरा कीजिए, बनाइए उसको। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86। चूँकि 85 तक मैंने करा दिया था, आगे बढ़ते हैं। 86 कह रहा है क्वेश्चन क्या, कि मौलिक अधिकार और नीति निषेध तत्वों के बीच अंतर इस तथ्य में निहित है कि, सिंपल सी क्वेश्चन बोला है कि जो फंडामेंटल राइट्स है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, दोनों में क्या अंतर है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन 1 कह रहा है कि मौलिक अधिकार राज्य के सकारात्मक दायित्व है, जबकि नीति निषेध तत्व नकारात्मक प्रतिबंध है। ठीक है। ऑप्शन बी करते हैं, मौलिक अधिकार केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व केवल बिहार के निवासियों पर लागू होते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि मौलिक अधिकार को साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी, मौलिक अधिकार वाद योग्य और लागू करने योग्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व गैर वाद योग्य है। और ऑप्शन ई बोल रहा है प्रयास नहीं किया गया है। तो ध्यान रखिए, मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ कि मौलिक अधिकार और नीति निषेध तत्व में क्या अंतर है। तो सिंपल से मैं बताता हूँ कि फंडामेंटल राइट जो होता है ना, वो एक चीज़ जान लीजिएगा, फंडामेंटल राइट जो दिया गया है वो नागरिकों को दिया गया अधिकार है, जो कि राज्य के विरुद्ध है, राज्य के विरुद्ध होता है। यानी कि राज्य के लिए ये नकारात्मक है। ठीक है ना, राज्य के लिए फंडामेंटल राइट क्या हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा, जबकि व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा। ये टर्म हमेशा याद रखिएगा। ओके, पॉजिटिव होता है इसके लिए। तो मौलिक अधिकार जो व्यक्ति को दिया जाने वाला अधिकार है। अब ऑप्शन के अनुसार जो आंसर होगा, वो आंसर होगा क्या होगा, डी होगा, कि मौलिक अधिकार वाद योग्य है। वाद योग्य मतलब क्या होता है कि अगर राज्य कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे कि लगे किसी व्यक्ति का उल्लंघन हो रहा है, तो वो फलना व्यक्ति जो है, वो जो व्यक्ति है, वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा और अपना आर्टिकल 23, या उच्च न्यायालय में जाएगा तो आर्टिकल 226 का उपयोग करके न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएगा। ठीक है, जबकि नीति निषेध तत्व क्या है, गैर वाद योग्य है, मतलब ये नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, और ये किसी व्यक्ति का नहीं होता है, ये पूरे राज्य पर लागू होता है। कि हाँ, नीति मतलब बस जानिए ना, नीति निषेध तत्व मतलब ये नैतिक है। ठीक है ना, ये नैतिक दबाव बनाता है कि एक स्टेट को किस तरह से लोक कल्याणकारी होना चाहिए। ठीक है, और ये आर्टिकल 37 में दिया हुआ, मेंशन किया हुआ है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो गैर वाद योग्य होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कर रहा है, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति मूल रूप से है। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि आर्टिकल 123 जो है वो राष्ट्रपति को अध्यादेश बनाने की शक्ति जो देता है, जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, वो किस रूप से दिया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि संसद के विधायकीय अधिकार को दरकिनार करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक विभागाधीन शक्ति है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए कि संसद के विधायकीय अधिकार को दरकिनार करने वाली, नहीं, क्या ऐसे दरकिनार करने वाले कोई नियम बना सकता है राष्ट्रपति? नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कानून बनाने की एक समांतर
शक्ति जो दोनों सदनों के सत्व होने पर उपलब्ध होते हैं। नहीं, जब भी ध्यान रखिएगा अध्यादेश तभी जारी होगा जब दोनों में से एक सदन जो है वो नहीं काम कर रहा है, ठीक है, तभी बनेगा। और ये कोई समानांतर शक्ति नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नंबर सी क्या कर रहा है कि अप्रत्याशित या तत्काल परिस्थितियों के लिए एक व्यापक विधायकी शक्ति है। बिल्कुल, जब भी किसी चीज़ के लिए ऐसा लगे कि कोई ऐसा कंडीशन उत्पन्न हो जाए देश में जिससे कि राष्ट्रपति को लगे या संसद को लगे कि हाँ एक ऐसा तत्काल कानून लागू करने की आवश्यकता है, तब अध्यादेश जारी किया जाता है और वो कानून बनता है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं। यह सर्वोच्च न्यायालय अवकाश पर हो, नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का है अवकाश पर रहेगा इसके लिए। जब ये संसद में बनना तो सर्वोच्च न्यायालय का मतलब हमको है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 88 क्या कर रहा है, भारतीय संसद प्रणाली के तहत सामूहिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य क्या है। भारतीय संसद प्रणाली के तहत सामूहिक उत्तरदायित्व जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में पूछ रहा है कि क्या है। ऑप्शन ए, यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास खो देता है तो उसे अनिवार्य रूप से इस्तीफा देना होता है। क्या यह सही है? बिल्कुल ये सही है। अगर मंत्रिपरिषद में, ठीक है ना, लोकसभा में विश्वास खो देता है तो पूरा लोकसभा क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, उसका कार्यकाल वही समाप्त हो जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पढ़ते इसमें ऑप्शन बी भी कि प्रत्येक मंत्री अपने विभाग की विफलता के लिए व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति के रूप के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, ठीक है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट को प्रत्येक नीतिगत निर्णय पर राज्यसभा से परामर्श करना चाहिए, नहीं, प्रधानमंत्री क्यों करेगा राष्ट्रपति सभा से, ये लोकसभा से बने हो सकता है लेकिन राज्यसभा से नहीं होगा। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कर रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। यह भारत में सबसे बेहतरीन था स्वतंत्र चुनाव करवाने के लिए, चुनाव को अच्छे से कंडक्ट करवाने के लिए कि 18 वर्ष की आयु तक में दिया जाए। तो ये किस संविधान संशोधन में किया गया था, तो ये संशोधन कितना था, 61। कब हुआ था ये, तो 1988 में। पूछ देता है कि आयु कब घटाया गया था, तो 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1988 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्या है कि राज्यसभा के पदेन सभापति जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो के रूप में कौन कार्य करता है। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कौन कार्य करता है, तो यह करता है कौन, भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद कौन सा है, तो 64 है, आर्टिकल 64 में। अनुच्छेद 89 में बताया गया है, देखिए उपराष्ट्रपति का पद तो 64 में दिया गया, लेकिन अनुच्छेद 89 में ये बताया गया है, लेकिन कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन एक क्या है, इन्हें 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ऑप्शन दो है, कथन दो है कि ये भारत के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों और विदेशियों दोनों पर लागू होते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बता रहा है कि कब हुआ था लागू, नहीं, तो ऑप्शन पहला तो गलत हो जाएगा कथन, क्योंकि ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। और रिकमेंडेशन कौन किए थे इनका, तो स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, याद रखना, स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन से हुआ था ये। नंबर क्वेश्चन ऑप्शन दो क्या कर रहा है कि ये भारत के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों, हाँ भारत के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों पर तो मौलिक कर्तव्य लागू होते ही हैं और विदेशियों पर भी लागू होते हैं। नहीं, याद रखिए, जो कुछ मौलिक कर्तव्य होते हैं, ठीक है ना, वो केवल और केवल किस पर लागू होते हैं, भारतीय नागरिक पर। ध्यान रखना है कि केवल और केवल भारतीय नागरिक पर लागू हो गए मौलिक कर्तव्य। हाँ, अगर मौलिक अधिकार के बारे में करता है तब हो सकता था कि विदेशियों पर भी लागू होते हैं। आप मुझे कमेंट करें कि कौन सा मौलिक अधिकार जो है वो भारत नागरिक के अलावा विदेशियों पर भी लागू होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
केंद्रीय कार्यपालिका यूनियन एग्जीक्यूटिव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के सभी सदस्य शामिल होते हैं। ओके। कथन 2 है प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी प्लीजर पद का धारण करता है। ठीक है, ऑप्शन 2। कथन 3 ऐसा व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे 6 महीना के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल। अब कथन पढ़ लीजिए कौन सा सही है। कथन केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, और कौन है कथन केवल 1 और 3 और 1 2 3। तो बताइए कौन सा कथन इसमें सही है। प्रश्न में देखिए कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केवल और केवल, ठीक है ना, केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। ओके। क्या करा है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है। इसमें संसद के सभी सम्मिलित सदस्य नहीं, सभी नहीं होता है, लेकिन सभी में शामिल होता है जो मनोनीत होता है ना, वो भी जो 12 को मनोनीत होता है सदस्य वो भी शामिल होता है। तो नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव में जो मनोनीत सदस्य होगा वो शामिल नहीं होगा। केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा या विधानसभा, ठीक है, विधानसभा या विधान परिषद, इसके सदस्य शामिल हो सकते हैं। तो पहला कथन तो गलत हो गया। अब जहाँ जहाँ एक है उसको काट दीजिए। पहला तो ऑप्शन खत्म हो गया, बाकी सब ऑप्शन में है, केवल ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3। कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं। यानी प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी संसद का सदस्य नहीं है केवल 6 महीने के लिए मंत्री नियुक्त हो सकता है, उसके बाद उसके पद को त्याग देना होता है। इसी वजह से होता है कि कभी कभी इलेक्शन कोई 2 सीट पर जीत करके आते हैं और उन्हें 1 सीट छोड़ना होता है, इसके बाद वहाँ पर उपचुनाव होता है। ओके। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित विशेषताओं को उनके विभिन्न स्रोतों के साथ सुमेलित करिए। चलिए, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संसदीय प्रणाली स्टार्टिंग से था तो ये ब्रिटिश संविधान से ही रहेगा। समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची लिया गया कहाँ से, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 94 क्या कर रहा है कि राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है और इसका विघटन नहीं होता है। अच्छा, निरंतरता बनाए रखने के लिए 1/4 सदस्य प्रत्येक दूसरे या तीसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। नहीं, 1/4 होता है भाई, नहीं है ना, वो तो 1/3 होता है। तो कारण तो गलत है। हाँ, राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य निकाय है, बिल्कुल सही, इसका विघटन नहीं होता है। यानी कि ऑप्शन ए सही है, लेकिन आर क्या है, गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न, पृथक निर्वाचन मंडल के शुरुआत के आधार पर निम्नलिखित अधिनियमों को उसके कालानुक्रमण क्रम में व्यवस्थित करिए कि कौन सा, अब अति से ही देख रहा है भाई कि कौन सा ईयर पहले आया है, ये देने का ज़रूरत ही इसे समझ में आ जाता है कि 1909 पहले आएगा, 1919 बाद में आएगा और 1935 उसके बाद में आएगा। यानी ऑप्शन हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। क्या दिया है प्रश्न यार, कुछ भी। ये तो वही क्वेश्चन पूछ जैसे बीपीएससी में पूछा था कि जो पटना के ऐसे क्वेश्चन था ना, मतलब बीपीएससी में मैं भूल रहा हूँ, ये वीर कुंवर सिंह पर था कोई क्वेश्चन। ठीक है। किसी अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन की घटना नीति निर्माण के लिए विशेष रूप से कठिन होती है। क्यों होती है? देखिए, स्टैगफ्लेशन में क्यों का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। ओके, उससे पहले एक बार जितने भी ऑप्शन है उसको पढ़ लेते हैं कि कम बेरोजगारी और कम मुद्रास्फीति एक साथ होती है जिससे कर राजस्व कम हो जाता है। ऑप्शन बी पढ़ते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है उच्च मतलब हाई इन्फ्लेशन रहता है और स्थिर विकास के लिए परस्पर विरोधी मौद्रिक प्रतिक्रियाएं की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी पढ़ लेते हैं। तो अत्यधिक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के कारण चालू खाते में भारी अधिशेष हो जाता है
ये ऑप्शन सी पढ़ते हैं, तीव्र औद्योगिकीकरण के कारण सभी सेवाओं की कीमतों में भारी गिरावट आती है। ऑप्शन ई पढ़ते हैं, प्रयास नहीं किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए, स्टैगफ्लेशन जो होता है एक प्रकार के एक आर्थिक विरोधाभास है, यानी पैराडॉक्स है, ठीक है, जिसमें एक स्थिर अर्थव्यवस्था यानी कम विकास और उच्च बेरोजगारी दर, ठीक है, के साथ साथ इन्फ्लेशन भी हाई होता है। स्टैगफ्लेशन में दोनों घटना ऐसा हाई होता है, हाई इन्फ्लेशन भी रहता है और हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी रहता है। ओके, दोनों साथ साथ होती है घटना। इसी वजह से क्या होता है, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए नीति निर्माण के लिए कठिन होता है। अगला प्रश्न, मुद्रा गुणांक जो मनी मल्टीप्लायर है उसका प्रभाव भारतीय बैंकिंग प्रणाली में समग्र मुद्रा आपूर्ति को कैसे प्रभावित करता है? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि यह बैंक को 100% आरक्षित निधि रखने के लिए मजबूर करके कुल मुद्रा आपूर्ति को कम करता है। ऑप्शन बी पढ़ते हैं कि यह एक बहु ऋण सृजन यानी मल्टीपल क्रेडिट क्रिएशन की प्रक्रिया के माध्यम से मुद्रा की आपूर्ति का विस्तार करता है। ऑप्शन सी पढ़ते हैं, यह भारतीय रुपये के मूल्य को सीधे भौतिक सोने कीमतों से जोड़ता है। ऑप्शन डी पढ़ते हैं। ऑप्शन डी कहता है कि यह भारतीय रिजर्व बैंक को नीति के किसी भी मात्रात्मक उपकरणों को लागू करने से रोकता है। कौन सा हो जाएगा? मुद्रा गुणांक के बारे में सही। तो मुद्रा गुणांक के बारे में सही जो होगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या कहता है कि मुद्रा गुणांक जो होता है वो आंशिक आरक्षित बैंक की एक मूल अवधारणा है, ठीक है ना, मतलब फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग का मूल अवधारणा है। जब भारतीय रिजर्व बैंक प्रणाली में आधार मुद्रा डाला जाता है, यानी जो बेस मनी डाला जाता है आरबीआई में, तो वाणिज्यिक बैंक इसका एक हिस्सा आरक्षित निधि के रूप में रखते हैं, बाकी उधार लेते हैं, ठीक है। यही उधार दिया गया पैसा वापस बैंकिंग प्रणाली में जमा हो जाता है और इसका एक हिस्सा फिर से उधार दिया जाता है। यह निरंतर चक्रगणितीय रूप से बहु ऋण सृजन के माध्यम से कुल मुद्रा आपूर्ति का विस्तार करता है। ओके, वो लोग कंटिन्यूअस ऋण इसमें मिलता है और देता है, जिससे क्या होता है कि कुल मुद्रा आपूर्ति का विस्तार होता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 98 क्या करा है? बिहार बजट 2026-27 के पूंजीगत व्यय पर दिया गया जोर किस उद्देश्य के लिए है? देखिए, पूंजीगत व्यय जब भी दिया जाएगा तब फ्यूचर में ये सोच कर लगाया जाता है कि वहाँ से हमको इनकम का सोर्स पड़ जा रहा, ठीक है। यानी कि पूंजीगत व्यय क्या होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाएगा वहाँ पर, मतलब इससे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, बिजली को बढ़ावा दे, सड़क का निर्माण करे, फैक्ट्रियाँ लगे, इस टाइप का रहता है। तो कौन सा क्वेश्चन इससे सही हो जाएगा? देखिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए सड़क और बिजली जैसे दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा का निर्माण करना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी छोड़िए, आगे बढ़िए। किसी अर्थव्यवस्था में गिनी गुणांक के शून्य होने का अर्थ क्या है? देखिए, गिनी गुणांक के शून्य होने का अर्थ सिंपल सी है कि पूर्ण आय समानता है। ओके, शून्य होने का मतलब क्या होता है कि वहाँ इनकम इक्वलिटी जो है वो 100% अचीव कर चुका है वह अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट, अगला बस कहना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो करता है वो IMF करता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन कर रहा है, भारत में 7 निश्चय योजना 2 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करिए। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, कौशल विकास और उद्यमिता पर केंद्रित करता है। चलो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये तो सिंपल सी बात है। युवा को सशक्त करेंगे, कैसे करेंगे? तो उसका स्किल डेवलपमेंट करेंगे तब ना। कथन एक सही हो जाएगा। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव का लक्ष्य 100 स्ट्रीट लाइट और अपशिष्ट प्रबंधन, जो गांव वाले होंगे वो समझ में आ गया होगा, उसको ऐसे ही टिक के मार के चल के आएगा। ऑप्शन 2 सही है, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों का दोनों सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई द्वारा निकाला जाता है, जो उसका पैमाना है उसका क्या क्या है उसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि जो SLR है,
एसएलआर को तरल परिसंपत्तियों के रूप में बनाए रखना अनिवार्य है। नगद आरक्षित अनुपात कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपनी तिजोरियों में रखा जाता है। चलिए, CRR में वृद्धि अगर होता है तो बैंकों का ऋण देने की क्षमता में कमी आती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। CRR जो होता है अगर उसको बढ़ा देंगे हम लोग, ठीक है ना, तो बैंक ऋण कम देगा। अब बैंक जब ऋण कम देगा, बाज़ार में पैसा कम देगा, आदमी के पॉकेट में पैसा कम रहेगा, तो मार्केट से लिक्विडिटी गायब हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ये भी देगा कि CRR में अगर वृद्धि किया जाए तो उससे तरलता में क्या आएगा, प्रभाव होगा। तो तरलता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन कथन 3 सही है। कथन 1 भी सही है, लेकिन कथन 2 क्या है? बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि CRR जो कुल जमा होता है वो वाणिज्यिक बैंक को अनिवार्य रूप से किसके पास जमा करना होता है? RBI के पास। यहाँ क्या कर रहा है कि अपने बैंक में रखना होता है, नहीं, अपने बैंक में नहीं रखना होता है, ये रखना होता है RBI के पास। जब भी RBI को ऐसा लगता है कि मार्केट में जो लिक्विडिटी है काफ़ी हाई है, ठीक है, तो RBI क्या करेगा? RBI अपना CRR क्या करेगा? बढ़ा देगा। CRR बढ़ा देगा तो बैंक के पास जो पैसा जमा है, लोन देना, क्रेडिट देने की क्षमता जो अधिक है, वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 1 और 3। ज़्यादा नहीं पढ़ते, आगे बढ़ते हम लोग। चलिए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बेस रेट और MSF सारों के बारे में पढ़ना है, मिलान करना है। अभी हम लोग पढ़े थे CRR के बारे में, अब ये टर्म भी आ गया है, तो टर्म समझ लेते हैं। देखिए, रेपो रेट जो होता है यह एक क्या होता है? बेंचमार्क रेट है, मानक दर है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक स्वीकृत प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंक को अल्पकालिक ऋण देता है। ठीक है, यानी कि RBI जो है उस रेपो रेट में क्या करेगा? जो अन्य बैंक है उसको ऋण देगा, यानी एक का क्या हो जाएगा? कथन 2 सही। रिवर्स रेपो रेट वही है, उल्टा हो जाएगा। जब RBI को ऐसा लगेगा कि हमको पैसा की ज़रूरत है तो वाणिज्यिक बैंक से मांगेगा, जब, तो ये 2 का 1 हो जाएगा। यह वह दर जिस पर RBI बैंकों से पैसा उधार लेता है। रेपो रेट समझ में आ गया, रिवर्स रेपो रेट समझ में आ गया। चलिए, बेस रेट क्या होता है? बेस रेट में जो RBI होता है वो वाणिज्यिक बैंक को दीर्घकालीन ऋण देने के दर जो ऐतिहासिक रूप से बिना किसी जमानत को दिया जाती है उसके बारे में बोल रहा है। ठीक है, यानी कि इसका 3 सही हो जाएगा कि बिना किसी जमानत के RBI द्वारा दीर्घकालीन ऋण देने की दर को। ओके, नंबर डी का हो जाएगा 4 कि तरलता संयोजन सुविधा लैब से ऊपर ऋण देने के लिए बैंकों द्वारा स्वीकृत आपातकालीन खिड़की है। सुन में आ गया? अगला प्रश्न, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार की सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विकास दर अक्सर राष्ट्रीय औसत से अधिक होती है। क्यों होती है? इसका प्रभाव कारण है कि जो बेस इफेक्ट है वो कम शुरुआती आर्थिक आधार वाले राज्यों को उच्च विकास दर दिखाने में मदद करता है। क्या कथन 1 सही है? बिल्कुल सही है। और कथन आर इसका व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न, अब इसको समझना होगा। अगर समझना चाहते हैं कि बेस इफेक्ट क्या है, इसका मतलब ही सिंपल सा होता है कि बिहार ऐतिहासिक रूप से विकसित राज्यों की तुलना में प्रारंभिक आर्थिक आधार में शुरुआत करता है। ठीक है, इसलिए आर्थिक गतिविधि से कोई भी वास्तविक वृद्धि जो कंस्ट्रक्शन रूप से होता है, जो संरचनात्मक रूप से उच्च प्रतिशत विकास दर में बदल जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है? एक समान आर्थिक चक्र जो इकोनॉमिकल सर्कल होता है के निम्नलिखित चरणों को क्रमबद्ध करिए। ठीक है, पहले मंदी आएगा या गर्त आएगा, विस्तार होगा या शिखर होगा, पीक होगा। तो बताइए आर्थिक चक्र में कौन सा सही होगा? तो पहले होगा विस्तार, एक्सपेंशन यानी 3, फिर आएगा शिखर बढ़ चढ़ेगा 4, फिर गर्त और फिर
सॉरी फिर मंदी, फिर मंदी के बाद जाएगा गर्त में। ये 3 4 1 2 ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम करना चाहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बेतिया में बड़ियाल यानी बड़ियाल परियोजना का मुख्य फोकस बिंदु क्या है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि कपड़ा श्रमिकों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण, गंडक क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा देना, या ग्रामीण स्कूलों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, या गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियालों का संरक्षण लिया। तो बड़ियाल परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बड़ियाल परियोजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि गंभीर रूप से लुप्त प्राय जो घड़ियाल है उसको संरक्षण देना। ओके, कहाँ है तो बेतिया में है। किस नदी पर है, अगर नदी का नाम पूछ देगा आपको तो क्या बताइएगा किस नदी पर है। तो ये नदी जो है वो गंडक नदी है। ठीक है, गंडक नदी। अगला प्रश्न कह रहा है 107 क्या कह रहा है कि किस पहल के कारण बिहार का जल प्रबंधन विरासत को राष्ट्रीय विरासत सूचियों में सफलतापूर्व शामिल कर दिया गया है। तो ये तो ऑप्शन सिंपल सा है, जल जीवन हरियाली मिशन। इसको कई बार वर्ल्ड बैंक के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। अगला प्रश्न, बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बटालियन के संबंध में विचार करिए। कथन एक कह रहा है कि CISF के ढांचा पर आधारित है यह। दूसरा ऑप्शन कह रहा है यह शहरी प्रशासनिक क्षेत्रों को कवर करने के लिए वर्तमान में इसका विस्तार किया जा रहा है। अब बताइए कौन सा कथन सही है। तो दोनों कथन सही है। प्रश्न संख्या 109 क्या कह रहा है, पटना जंक्शन पर तैनात परी रोबोट मुख्य रूप से किस लिए बनाया गया। तो परी रोबोट मुख्य रूप से बनाया गया है आपको कि यात्रियों को वास्तविक समय में सहायता सेवा उपलब्ध करवाने के लिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बिहार के तृतीय क्षेत्रों के लिए सोनपुर मेला क्यों महत्वपूर्ण है। बिहार के तृतीय क्षेत्रों के लिए क्योंकि सोनपुर मेला में हमको आता है क्या, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन होता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 111 कह रहा है 111 कह रहा है कि मिलान करने के लिए भागलपुर, गया, बक्सर और नालंदा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन एक तरफ है, भारत की दूसरी बकरी वीर्य केंद्र। ओके, चलिए तो फिर बक्सर क्या बिस्मिल्लाह खान के नाम पर संगीत महाविद्यालय बनेगा। ओके, नालंदा में क्या है कृषि अनुसंधान केंद्र। तो ध्यान रख रहा है भागलपुर में क्या बना रहा है, तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान बन रहा है। तो ऑप्शन एक का एक हो जाएगा सही। अब गया में क्या हो रहा है, तो गया में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर एक समर्पित संगीत महाविद्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। ओके, बक्सर में दूसरा वीर बकरी केंद्र बकरी वीर केंद्र की स्थापना किया जा रहा है, और नालंदा में कृषि अनुसंधान केंद्र जो ऊपर जैसा पटना में था नालंदा भी बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 112। प्रश्न 112 क्या है, करा है डिजिटल सेवा दीदियाँ ग्रामीण शहरी डिजिटल विभाजन के पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न से। वे DBT और सामाजिक कल्याण पंजीकरणों तक सीधी पहुंच की सुविधा प्रदान नहीं करते। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। डिजिटल सेवा का मतलब ये है कि DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को बढ़ावा देना, और सामाजिक कल्याण पंजीकरणों तक सीधी पहुंच सुविधा उपलब्ध करवाना है। तो कथन आर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। करा बिहार 19वीं आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है। तो तृतीय क्षेत्र का योगदान है 58.6% है। ठीक है, अगला प्रश्न, बिहार बजट 2026-27 ने उच्च शिक्षा पर जोर दिया है। जोर किस लिए दिया है, तो उच्च शिक्षा पर जोर इसलिए लिया गया है कि जो तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण है उसकी गुणवत्ता में सुधार हो, उसकी गुणवत्ता में बढ़ावा मिले। तो कहाँ है इसका, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता में बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न, किलकारी बच्चा बैंक मॉडल जिसे अब महाराष्ट्र ने भी अपनाया है किस पर केंद्रित है। तो बच्चों द्वारा प्रबंधित वित्तीय साक्षरता पर। प्रश्न अगला क्या है,
भारतीय साक्षर अधिनियम 2023, ठीक है, जिसे हाल ही में औपनिवेशिक काल के भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लिया है। दस्तावेज की परिभाषा का विस्तार मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया गया? हट, ये प्रश्न फालतू है। अब लॉ का कोई विद्यार्थी होगा तब ये ना पढ़ेगा कि बीएनएस में दस्तावेज को किस तरह डिफाइन किया गया है कि नहीं। लेकिन फिर भी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें नया चीज़ जोड़ा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल संचार रिकॉर्ड को कानूनी रूप से मान्यता दिया गया था। इससे पहले जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम था उसमें डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रूप से साक्ष्य को रिकॉर्ड के रूप से नहीं मान्यता दिया गया था, क्योंकि उस समय जब 1861 के आसपास में जो कोड ऑफ कंडक्ट बना था या भारतीय साक्ष्य अधिनियम बना था, उस समय कोई इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल संचार था ही नहीं, तो उसको क्यों देता कानूनी मान्यता। अभी नया आया है तो इसको अडॉप्ट किया गया है, इसमें दस्तावेज में जोड़ा गया है। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक का हाल ही में विड्रॉवल ऑफ एकोमोडेशन या समायोजन की वापसी में न्यूट्रल तटस्थ मौद्रिक नीति रुख की ओर बदलाव भारतीय बाजारों को मूल रूप से क्या संकेत देता है? बस एक बार फिर से पूछ लेते हैं कि आरबीआई का हाल ही में जो विड्रॉवल ऑफ एकोमोडेशन है से न्यूट्रल मौद्रिक नीति रुख की ओर बदलाव वित्तीय बाजारों को मूल रूप से क्या संकेत देती है? मुद्रा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है मुद्रास्फीति अस्थायी रूप से 2% के सख्त लक्ष्य से नीचे स्थिर हो गई है। ऑप्शन बी कह रहा है केंद्रीय बैंक के पास ब्याज दरों को किसी भी दिशा में बदलने की लचीलापन बनी हुई है। वाणिज्यिक बैंकों को जो CRR है से पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया। क्या ऐसा होगा? ये तो डी हो जाएगा, गलती हो जाएगा। सरकार विशेष रूप से केवल प्राथमिक क्षेत्रों में भारी तरलता डालेगी। कौन सा आसन सही होगा इसका? अब बताइए। आखिर कोई भी बदलाव, हमको इसके बारे में कुछ नहीं ज्ञान है, कुछ नॉलेज नहीं है, तो कह रहा है कि प्रश्न क्या है कि आरबीआई के हाल ही में जो विड्रॉवल ऑफ एकोमोडेशन है से न्यूट्रल मौद्रिक तटस्थ नीति की ओर जो बदलाव हुआ, जो झुकाव हुआ, उसका मूल वजह क्या है? तो देखिए, CRR तो कभी ख़त्म नहीं करेगा, ये भी गलत हो जाएगा। केवल प्राथमिक क्षेत्र में भारी तरलता डालेगी, ये भी नहीं होगा। यानी सी और डी तो हम छांट लिए। अब बचा है मेरे पास ऑप्शन ए और बी। अब नहीं भी आ रहा है आपको तो तुक्का मार देना है, कोई भी, चाहे वो गलत हो या सही है। अब कह रहा है इन्फ्लेशन अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से, इसको पढ़िए आपको, क्या अस्थायी रूप से 2% के सख्त लक्ष्य से नीचे स्थिर हो गई है? हो सकती है या होने वाली है या करने वाला है, इसलिए तब हो सकता था कि मे बी ये आंसर में कन्फ्यूजन होता है, लेकिन हो गई है, यहाँ टर्म दिया गया हो गई है, तो क्या हो गई में रहेगा आंसर? तो नहीं, ऑप्शन ए भी कैंसिल है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही आंसर है कि केंद्रीय बैंकों के पास ब्याज दरों को किसी भी दिशा में बदलने की लचीलापन बनी हुई है। ओके, प्रश्न को इसी तरह से पढ़िए, ऐसा नहीं है कि मतलब कि इतना बड़ा प्रश्न है, कभी देखे नहीं इस क्वेश्चन को और कैसे टिक मारे। देख रहे हैं किस तरह से टिक मारा जा रहा है, समझिए इस चीज़ को। प्रश्न टफ आएगा, इस तरह क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऑप्शन से हम एलिमिनेट उसको कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। केंद्रीय बजट 2024-25 के पूर्वोदय को एक नीतिगत ढांचे के रूप में पहचाना, इस 2024-25 के बारे में बता रहा है। इसको पूछने का मुख्य कारण है कि पूर्वोदय योजना के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन का आंसर बताना है। कह रहा है कि उत्तर पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती गांव, दक्षिण पूर्वी व्यापार और नौसैनिक मार्ग और पश्चिमी तटीय रसद और बुनियादी ढांचा, ये भारतीय उपमहाद्वीप का पूर्वी क्षेत्र। तो इसमें भारतीय उपमहाद्वीप का जो पूर्वी क्षेत्र है उसके बारे में पूर्वोदय योजना को लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिसमें जो बिहार होगा, झारखंड होगा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से होंगे के व्यापक आर्थिक बुनियादी ढांचे और मानव विकास पर केंद्रित करने के लिए इस योजना को राष्ट्रीय विकास की इंजन के रूप में बनाया जाना है, ठीक है। कौन कौन सा स्टेट होगा? फिर से बोलता है, बिहार होगा, ओके, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है और आंध्र प्रदेश है, ठीक है, और एक राज्य कौन था? उड़ीसा था, ओके। यही 5 राज्य है जो जिसे पूर्वोदय योजना में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न कह रहा है
कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना मूल रूप से पिछली छतों पर सौर ऊर्जा पहलों से किस प्रकार भिन्न है। ऑप्शन ए पढ़ते हैं, पूरी तरह से निजीकृत कोऑपरेटिव स्वामित्व मॉडल की ओर बढ़कर पूरी तरह से राज्य के स्वामित्व वाले विकेंद्रीकृत उत्पादन ग्रिड द्वारा, मतलब जो पहला योजना था उससे पहले, उससे किस प्रकार ये अलग है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, विक्रेता द्वारा वित्त पोषित ऋण सुविधा पर ध्यान केंद्रित करके। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना है, ठीक है ना, उसमें 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का प्रदान किया गया है। 300 यूनिट तक सौर ऊर्जा की राह में आने वाले पुरानी बाधाओं को सनात्मक रूप से इसको दूर करना है। ठीक है, चलिए इसको आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कर रहा है, इसरो का जो इनसेट 3DS है उपग्रह, इसे हाल ही में GSLV F-14 मिशन के माध्यम से भू तुल्यकालिक स्थानांतर कक्षा में ट्रांसफर रखा गया है। विशेष रूप से भारत के किन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन से फिर से बोल रहा है कि इसका सिंपल सा आंसर है। क्वेश्चन पढ़िए कि इनसेट 3D जो लॉन्च किया गया है वो किस लिए लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन पूछा तो बहुत अलग टाइप से, लेकिन इनका जो मेन सार यही है कि किस लिए है इनसेट 3DS। ऑप्शन पढ़ते हैं, गहरे अंतरिक्ष में खगोलीय एक्सोप्लैनेट अवलोकन के लिए, कि उच्च रिजोल्यूशन अंतर्राष्ट्रीय सीमा निगरानी के लिए, मौसम संबंधी पूर्वानुमान और आपदा से चेतावनी के लिए। तो ध्यान रखिए, इनसेट के जितने भी उपग्रह होते हैं जनरली वो मौसम संबंधी पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी के लिए ही होते हैं। ओके, यह तीसरी पीढ़ी का एक उन्नत मौसम उपग्रह है। ओके, इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, तो GSLV F-14 मिशन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अग्नि प्राइम मिसाइल जिसे DRDO द्वारा सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है, पिछली पीढ़ी के अग्नि संस्करणों के से मुख्य रूप से किस प्रकार भिन्न है। यानी जो अग्नि प्राइम अभी भेजा गया है वो अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, 6 से किस प्रकार अलग है। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। 10,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर अंतर्राष्ट्रीय, नहीं ये तो हो नहीं सकता। अग्नि 6 जो आया था वो 6,000 किलोमीटर तक ही था, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कर रहा है, मोबाइल प्लेटफॉर्म से तेज़ी से प्रक्षेपण में सक्षम कनस्त्रीकृत तैनाती, बिल्कुल ये सही है। ओके, दरअसल देखिए, यह जो पिछली अग्नि 1 अग्नि 2 मिसाइलों से मुख्य रूप से अपनी दोहरी नेविगेशन प्रणाली या कनस्त्रीकृत तैनाती के कारण भिन्न है। इसे एक वायुरूध कनस्तर में सुरक्षित रखा जाता है और जिससे इसके रख रखाव की आवश्यकता कम पड़ जाती है, और इससे विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर सड़क, रेल जैसे मोबाइल प्लेटफॉर्मों से बहुत तेज़ी से प्रक्षेपित, मतलब इसको कहीं से भी प्रक्षेपित हम लोग कर सकते हैं, इसलिए इससे बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, साथ ही इसमें दोहरी नेविगेशन प्रणाली भी है, इस वजह से भी यह अग्नि 1 अग्नि 2 से अलग है, अग्नि प्राइम। अगला प्रश्न क्या है, 122 नंबर, कह रहा है विश्व स्तर पर प्रशंसित संस्मरण नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन एडप्टेड मर्डर, जो एक हिंसक चरमपंथी हमले में जीवित रहने के अनुभव का विवरण है, किसके द्वारा लिखे गए। तो यह लिखे गई है हम सलमान रुश्दी द्वारा। सलमान रुश्दी ऐसने बुक लिखते हैं भाई, ठीक है ना। और इसके लिए 20% पुस्तक बुकर पुरस्कार विजेता पुरस्कार सलमान रुश्दी है, जो 2022 में न्यूयॉर्क में एक मंच पर हुए उन पर जानलेवा हमले और उसमें जीवित बचने के अनुभवों पर दो तरह अपना मरने का था, और उस पर एक बुक लिख दिए कि हमको कैसे लोग मारने वाला था सलमान रुश्दी पर, न्यूयॉर्क में अटैक जो उन पर हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, कुछ के पास ऐसा पूछा है जिसका कोई मतलब रहता ही नहीं है, ठीक है। तो खैर BPSC ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं जिसका कोई मतलब नहीं रहता है कि नहीं। कि बत्तख मियाँ के बारे में क्वेश्चन तो आपको याद ही है
कि हाँ खीर, चलो ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आयोजन ने क्रिकेट T20 प्रारूप को आधिकारिक रूप से शामिल करने का ऐतिहासिक निर्णय ग्रीष्मकालीन खेलों के किस आगामी संस्करण में लागू किया है? यानी कि जो T20 क्रिकेट लीग है उसको ओलंपिक में कब शामिल किया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा है, बताइए। तो लॉस एंजल्स 2028 के आगामी ओलंपिक सम्मेलन में इसको शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे पहले 1990 में भी क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया था, इसके बाद उसको वहाँ से हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु वैज्ञानिक और पूर्व मेयर क्लाउडिया शिनबाम हाल ही में कहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित चुनी गई है? तो क्लाउडिया शिनबाम जो है वो अर्जेंटीना नहीं, सॉरी, मैक्सिको की राष्ट्रपति के रूप में इसको चुना गया है। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो वह क्लाउडिया शिनबाम। अगला प्रश्न कह रहा है UAE और ईरान जैसे उच्च ऊर्जा देशों को शामिल करने के लिए ब्रिक्स समूह का औपचारिक विस्तार मुख्य रूप से किस प्रकार इस समूह के भू राजनीतिक प्रभाव को बदलता है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि ब्रिक्स में जो नए देश शामिल किया गया है UAE और ईरान को, वह किस प्रकार से भू राजनीतिक इम्पैक्ट डालता है पूरे वर्ल्ड के विभिन्न ऑर्गेनाइजेशनों पर। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आर्थिक समूह को नाटो के विरुद्ध एक औपचारिक सैन्य गठबंधन में बदलकर। ऑप्शन बी पढ़ते हैं। वैश्विक जीवाश्म ईंधन आपूर्ति गलियारों पर इसके प्रत्यक्ष रणनीतिक प्रभाव को बढ़ाकर। ऑप्शन सी पढ़ते हैं कि सभी सदस्य देशों में तत्काल एक समान मौद्रिक मुद्रा अपनाने के लिए मजबूर करके, या SCO के परिचालन जनादेश को पूरी तरह से समाप्त करके। ऑप्शन ई भी है कि प्रयास नहीं किया गया है। इस बार आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन सी हर हाल में आपको रंगना ही रंगना है। अगर नहीं रंगेंगे तो आपके नेगेटिव मार्क्स कट जाएंगे। बताइए, जो 10 को ऑब्जेक्टिव, मान ली कोई व्यक्ति 135 ही अटेम्प्ट करेगा तो 15 को गोला करने में कम से कम उसको 3 मिनट तो पक्का लगेगा। अब वो 3 मिनट तो उसका तो ख़त्म हो गया है कि नहीं? तो ये BPSC कुछ फालतू वाला काम किया है, लेकिन इसका सही परिणाम भी है। कई बार ऐसे भी आते थे कि बहुत सारा लोग गोला भरता ही नहीं था, वो हमारा सीट जो थे वो छोड़ के चले जाते थे कि चलो मेरा तो सेटिंग है, हम तो करवा लेंगे। बहुत सारा एग्जामिनेशन में ऐसा देखने को मिलता था, सुनने को मिलता है, कहने को मिलता है कि वो हमारा सीट ही छोड़ के खाली करके चल आएंगे। अब तो ऑप्शन ही नहीं है, अगर खाली करके छोड़ के जाएंगे तो आपका 1/3 नेगेटिव कटेगा मार्क्स। ये अच्छा भी पहल है और कुछ हद तक विद्यार्थियों को के लिए ख़राब भी है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक मंच जो फोरम है द्वारा प्रकाशित वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत की समग्र रैंकिंग मुख्य रूप से किस, अरे भाई 2024 के बाद भी आ चुका है, इसको कट करिए, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है भविष्य का शिखर सम्मेलन जो कि एक ऐतिहासिक वैश्विक समागम था, इसके परिणाम स्वरूप व्यापक भविष्य के लिए समझौते को अपनाया गया। 2024 में किसके द्वारा यह आयोजित किया गया था? वाह, ये तो काफ़ी पुराना पूछा है, नया से इसको कोई मतलब नहीं है। तो ये अपनाया गया था क्या? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। ओके, भविष्य का शिखर सम्मेलन जो कि एक ऐतिहासिक वैश्विक समागम था, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक भविष्य के लिए समझौते यानी पैक्ट फॉर फ्यूचर को अपनाया गया था। तो याद रखना पैक्ट फॉर फ्यूचर था, इसलिए क्वेश्चन पूछा होगा इसमें, वरना कोई रिलेवेंसी तो नहीं है इसका। ग्रीन वॉशिंग शब्द इसे भारत में सेबी के कड़े नियामक दिशा निर्देशों द्वारा तेजी से लक्षित किया जा रहा है, मुख्य रूप से किस कॉर्पोरेट प्रथा को प्रदर्शित करता है, ये संदर्भित करता है? तो यह करता है कि पर्यावरण स्थिरता के बारे में पूरी तरह से भ्रामक दावे करना। ग्रीन वॉशिंग क्या है? तो ग्रीन वॉशिंग मतलब सिंपल सा है
कि हम दिखाते हैं कि जो ऑर्गेनिक है चीज़ें उसके लिए है। तो ये पर्यावरण शीलता के बारे में पूरी तरह से भ्रामक दावे को निर्देशित करता है। अगला प्रश्न क्या करा है, वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव जिसे हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चरणबद्ध तरीके से लागू करने को मंजूरी दी है, मूल रूप से किसकी अध्यक्षता वाली उस समिति, तो यह जो वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव था इसके लिए जो कमेटी बना था उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, उन्होंने इसका सिफारिश किया तो वो रामनाथ कोविंद थे। रामनाथ कोविंद ऑप्शन है क्या? हाँ, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आदित्य L1 के बारे में। बहुत पहले मिशन छोड़ा गया था लेकिन अभी भी इसके कुछ न्यूज़ आते रहते हैं इस पर, इसलिए ये प्रश्न दिया गया है। ठीक है, चलिए आदित्य L1 के संबंध में प्रश्न जाएंगे। इसे सूर्य को बिना किसी प्रच्छादन या ग्रहण के निरंतर रखने के लिए लैग्रेंज 1 या लाग्रेंज 1 के चारों ओर एक प्रभाव मंडल कक्षा में रखा गया है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका प्राथमिक यांत्रिक उद्देश्य सौर सतह पर एक रोबोटिक रोबोट, अरे भैया कैसे उतरेगा इतना तेज गर्मी में, ये तो गलत है। ऑप्शन बी गलत है, यानी कि ये भी ऑप्शन सही गलत हो जाएगा, ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए और 1 और 3, ऑप्शन 3 भी सही है। इस अंतरिक्ष पर लगा सूट उपकरण निकट परावैंगिक तरंगों में सौर प्रभाव मंडल या प्रकाश मंडल और वर्णमंडल के चित्र लेता है। बिल्कुल सही है ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ग्लोबल साउथ कूटनीतिक ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों के बारे में बताएं। ग्लोबल साउथ का मतलब ये नहीं होता है मान ली पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, नॉर्थ साउथ है। तो ग्लोबल साउथ का मतलब सिर्फ साउथ के ही कंट्री नहीं आते हैं। ठीक है, इसमें मैक्सिको भी आते हैं, ओके, ऐसे कंट्री भी आते हैं। ग्लोबल साउथ का मतलब यही हुआ कि जो औद्योगिकरण में पिछड़ापन रहा देश वो ग्लोबल साउथ के रूप में आता है, जैसे ब्राज़ील, भारत, ऐसे कंट्रीज। ओके, यही अवधारणा है। तो क्वेश्चन क्या है, ये पूर्णतः भौगोलिक और आकांक्षीय वर्गीकरण है? नहीं भाई, भौगोलिक और आकांक्षीय वर्गीकरण नहीं है। ठीक है, जो प्रश्न कर रहा है अभी मैंने बताने से पहले, कथन को पढ़ने से पहले बता दिया था इसी। ठीक है, ये कोई जोग्राफिकल और लैटिट्यूडनल डिवीज़न नहीं है। ओके, भारत में अपनी G20 अध्यक्षता का उपयोग वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट 2020 में की जो हुआ था कि मेज़बानी के लिए किया, जिसका उद्देश्य समष्टि आर्थिक विखंडन पर विकासशील देशों के दृष्टिकोण मजबूत करना था। बिल्कुल सही है। दूसरा, ये ग्लोबल साउथ में जो भी कंट्री है उसके आवाज़ को वैश्विक मंच पर ला करके मजबूती प्रदान करना है। 131 का केवल आंसर बी हो जाएगा। चलिए, जो विवादास्पद वक्फ विधेयक 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। चलिए, अच्छा है, सारा क्वेश्चन पूछ ही दिया है इसमें। भाई बहुत पुराना क्वेश्चन पूछा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्यों। हालांकि न्यूज़ में रहा है हमेशा, तो क्वेश्चन पूछ दिया है और अभी तक इस पर प्रश्न बने नहीं है। यह एक केंद्रीय वक्फ परिषद या राज्य वक्फ बोर्ड दोनों में गैर मुस्लिम सदस्य महिलाओं को सम्मिलित करना अनिवार्य कर दिया है। बिल्कुल, यानी गैर मुस्लिम सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। यह निर्धारित करने के लिए जिला कलेक्टर के अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर देता है? नहीं, यह जिला कलेक्टर को ही अधिकार देता है, समाप्त नहीं करता है। यानी ऑप्शन केवल 1 सही होगा, बी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुपालन ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और वाडा को वैश्विक कोड के हस्तकर्ता नहीं है। अच्छा, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल ही वाडा के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ही कार्य करता है। पहला गलत हो जाएगा। ठिकाने की जानकारी देने में विफलता तब होती है जब कोई एथलीट 12 महीने की अवधि के भीतर 3 बार डोपिंग परीक्षण के लिए उपस्थित नहीं होती है और सटीक। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी क्या है? तो सही है, यानी केवल कथन 2 सही है। अगला 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? 34 नंबर का रहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की संशोधित FDI जो प्रत्यक्ष विदेश निवेश है
नीति के संबंध में निम्न कदमों पर विचार करिए। क्या कर रहा है? पूर्ण उपग्रह जो सैटेलाइट है और उनके महत्वपूर्ण उप प्रणालियों के निर्माण के लिए अब स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% FDI प्राप्त करना है की अनुमति मिल चुकी है। अच्छा, प्रक्षेपण याद नहीं, ये 74% है जहाँ तक मुझे याद है। अभी तक 74% तक ही है, 74% तक ही है। ओके, तो कथन ए गलत हो जाएगा। अब प्रक्षेपण याद संबंधी प्रणालियों और स्पेस पोर्ट के निर्माण में विदेशी निवेश के लिए गृह मंत्रालय से अनिवार्य रूप से पूर्ण स्वीकृति आवश्यक है। नहीं, अनिवार्य रूप से पूर्ण स्वीकृति नहीं है, इसने 49% तक दिया गया है। ठीक है, यानी कथन ए कथन दो दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 135 क्या कर रहा है? नाटो ने हालिया भू राजनीतिक पुनर्गठन के संबंध में निकट पर विचार किया। फिनलैंड और स्वीडन ने रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद इस गठबंधन में औपचारिक रूप से शामिल होने के लिए दशकों पुरानी सैन्य गुटनिरपेक्षता की नीतियों को त्याग दिया। ठीक है, गठबंधन ने आधिकारिक तौर पर टोक्यो में अपना पहला भौतिक संपर्क कार्यालय खोला है, जिससे जापान को एक पूर्ण स्तरीय मतदान करने वाला सदस्य राज्य के रूप में एकीकृत किया गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 135 का। तो 135 का आंसर केवल है इसका कथन एक सही है। ओके, कथन दो गलत क्यों है? क्योंकि नाटो ने जो हिंद प्रशांत भागीदार जैसे कि जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ राजनीतिक बातचीत बढ़ाई है, लेकिन उसने जापान को पूर्ण सदस्य राज्य के रूप में शामिल नहीं किया है। क्या जापान नाटो में शामिल हुआ है? नहीं शामिल हुआ है। इतना ही सोचना है, कितना बड़ा लिखा है। लेकिन इसका एक चीज़ निकल के आ जाएगा, सिंपल सा, जापान नाटो में शामिल है नहीं है तो काम खत्म है। आगे बढ़िए। हाल ही में उद्घाटन की गई चर्चा में रहने निम्नलिखित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को उन भौगोलिक विशेषताओं और बाधाओं के साथ सुमेलने के लिए सेला सुरंग, अटल सुरंग, जेरमोर सुरंग, सुदर्शन सेतु। अब सबको मिलान करिए। सेला सुरंग का है अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बालीपारा 4 द्वार तवांग मार्ग पर तवांग के लिए हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करता है। चलो, सेला सुरंग 1 का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा अटल सुरंग। अटल सुरंग का है तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल श्रेणी पर रोहतांग दर्रे को पार करना अटल सुरंग से हो जाएगा। चलिए, जेरमोर सुरंग। जेरमोर सुरंग जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग तक साल भर नागरिक और सैन्य पहुंच प्रदान करता है। जेरमोर सुरंग 1 का हो जाएगा 4। सुदर्शन सेतु। सुदर्शन सेतु अरब सागर के ऊपर मुख्य भूमि गुजरात को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ता है। ठीक है, अब प्रश्न कितना है? 137। कह रहा है क्या कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने वैश्विक कॉरपोरेट आपूर्ति श्रृंखला संरचनाओं के भीतर चीन+1 रणनीति को भारी प्रोत्साहन दिया है। ठीक है, पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं का लक्ष्य उभरते हुए दक्षिण पूर्वी एशियाई बाजारों पर पूर्ण औद्योगिक निर्भरता के पक्ष में अपने स्वयं के घरेलू विनिर्माण क्षेत्रों में अस्थायी रूप से नष्ट करना है। क्या ऐसा हो सकता है? क्यों कोई करेगा अस्थायी रूप से नष्ट करेगा अपना? अंतिम टेल पार्ट पढ़िए ना, क्वेश्चन के टेल पार्ट को हमेशा पढ़िए। जब भी आए तो क्वेश्चन के टेल पार्ट को बिना पढ़े स्किप मत करिए। लोग करते क्या है, अस्थायी रूप से रखा, अब ऊपर पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन उसके टेल पार्ट को नहीं पढ़ते हैं। जबकि टेल पार्ट को देखिए, यहाँ प्रोत्साहन देना है। अब यही लिखा था हतोत्साहन दिया, कितना बदल जाता है क्वेश्चन का टर्म, कितना बदल जाता है। एक बोल रहा है प्रोत्साहन दिया, अगर यहीं पर विद्यार्थी पढ़ता कि यूएसए है, यूरोपीय संघ है, नए कॉर्पोरेट आपूर्ति श्रृंखला संरचनाओं के भीतर चीन 1+ नीति को भारी हतोत्साहन दिया, प्रोत्साहन की जगह यही पर नष्ट नहीं दिया, कुछ और लिख देता है, तब बदल जाता है। नहीं, तो पहला ऑप्शन कथन सही हो, जबकि आर इसका गलत है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, समय दीजिए प्रश्न को पढ़ने में, फिर अपने आप समझ में आएगा। अब इसरो का जितना भी है छोड़ा गया लॉन्च है, इसको तो याद करना काफ़ी मुश्किल है। जो इसके ईयर के बारे में याद करना है, कब कब छोड़ा गया, तो मुश्किल काम है, इस चीज़ को रटना है। ठीक है,
जो चंद्रयान 3 कब छोड़ा गया था? 2000, इसको याद रखिए, 14 जुलाई 2023 को। ओके, ठीक है। तो पहला 2 ही हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? पढ़ते हैं इसको। आदित्य L1 को, आदित्य L1 को भी सितंबर में छोड़ा गया था 2023 को ही। उसके बाद 3 हो जाएगा। फिर एक्सपो पेट को छोड़ा गया था 1 जनवरी 2024 को। 2, 3, 1 इसको छोड़ा गया था 1 जनवरी 2024 को। काफ़ी पुराना लिख दिया है इस क्वेश्चन में, इतना पुराना नहीं पूछेगा, ये फालतू क्वेश्चन है। 2 साल पुराना क्वेश्चन का भी पूछ सकता है भाई, सोच लो। पूछेगा तो छूटेगा क्वेश्चन, छूटेगा, हमारा छूटेगा तो सबका छूटेगा, ये याद रखना है। टेंशन नहीं लेना एग्जामिनेशन में कि अरे हमारा नहीं आ रहा, इतना पुराना क्वेश्चन पढ़ लिया, हमको नहीं आएगा, हम कैसे बना पाएंगे। नहीं, अगर आपका छूट रहा है, अगर आप पढ़े लिखे हैं, पढ़ाए हैं, स्टडी किए, मेहनत किए उसके लिए, तो पूरे हॉल में जितना भी एग्ज़ाम नहीं है उसका सबका छूट रहा है। अगर वो मार रहा है तो तुक्का मार रहा है। इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए व्यक्ति को, किसी भी स्टूडेंट को इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि जो हम पढ़े हैं वो पूरे हॉल में कोई नहीं पढ़ा है, और पूरे हॉल का जब बन रहा है तो मेरा भी बन रहा है, और मेरा भी बनना चाहिए। सिंपल सी बात है। अब मेरा छूटा है तो सबका छूटा है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपके स्टडी में इतना मेहनत होना चाहिए, दिखना चाहिए वो। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 140 सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसलों के आधार पर अनुच्छेद 200 के तहत किसी राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए विधेयक सुरक्षित रखने की सीमा क्या है? तो इसके रखने की सीमा क्या है? वे इसे अनिश्चित काल के लिए टाल नहीं सकता है, साथ ही एक साथ रोककर सुरक्षित नहीं रख सकते। ऑप्शन डी इसका सही है। चलिए लास्ट प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है? सीबैम, जो यूरोपीय संघ के सीबैम के क्रियान्वयन के कारण एक भारतीय इस्पात निर्यातक को अपनी रणनीति में कैसे बदलाव करना चाहिए था, ठीक है ना? तो इसमें ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही। सीबैम मुक्त इसलिए लाया गया था जो कार्बन टैक्स है उससे बचने के लिए। उसके बदल में क्या होगा कि कोई भी कंट्री जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करेगा, ठीक है। अब ये सारे प्रश्न आप देख लीजिए जो मैथ्स के हैं और रीजनिंग के हैं, इसको बनाइए आप बैठ करके, टिक करिए। मैं एक मतलब दिखा देता हूँ, इसको रोक करके पहले आप बनाइए। ओके, चलिए परफेक्शन आईएएस का टेस्ट 2 फुल लेंथ का पूर्णतः समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। कुछ भी अगर राय सलाह हो जो मुझे आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, और किसी चीज़ का ज़रूरत हो तो मैं उसको उपलब्ध कराने का कोशिश करूँगा इस प्लेटफॉर्म पर। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अब टेस्ट 3 को लेकर के आते हैं एक वीडियो में। ओके, नमस्कार। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे मेहनत को शेयर करें।